सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर मेरे साथ हैं और अहम इशू है जो कल अयाज सादिक साहब ने जो तकरीर की कौमी असम्बली में, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में उसका ज़िक्र किया था। उसने जो कुछ किया, भारतीय मीडिया ने आज जिस तरीके से उसको उठाया और वो जो एक नफसियाती बर्तरी थी जो पाकिस्तान ने कायम की, इस बयान ने बहरहाल मोदी को मदद दी है कि वो वहाँ पर मीडिया में अपनी पोजीशन को बेहतर कर सके। और सारा दिन मीडिया आज मैं ना वो आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, ना बातें एज ए पाकिस्तानी मैं वो दोहरा सकता हूँ। ये जो सिचुएशन बनी, ये जो बयानिया बन रहा है, एक तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली तहरीक क्या चल रही है। यानी बज़ाहिर तो मुल्क जो अपोजिशन है वो हुकूमत वक्त के जो इक़दामात हैं जिनका ताल्लुक़ आवाम से होता है उस पर तनकीद करना, हालात को बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल तजावीज़ देना, या हुकूमत से कहना कि आपकी ये परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, बड़ी कड़ी तनकीद भी हो सकती है, लेकिन वो अवामी मामलात, अवामी इशूज़ पर होती है। ये मैं आज आपको इनके लीडरान की सारी गुफ्तगू सुनवा के आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कैंपेन कर क्या रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि इस मुल्क में ये जो कैंपेन है क्या ये गरीब आवाम के लिए हो रही है, क्या ये महंगाई के ख़ात्मे के लिए हो रही है, या फिर इसके पीछे कोई मकसद है। और इसका जो बैरूनी इनके जो मास्टर्स हैं या जिनके इशारों पर ये नाच रहे हैं, ये चले डिसेंसी में अगर मैं ये कहूँ कि जिनके बयानिए से ये मुत्तफ़िक हैं, वो कौन लोग हैं और इनका बयानिया क्या है। थोड़ा ये सब कुछ आपको मैं सुनवाता हूँ, लेकिन थोड़ा जिक्र जो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसके बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें मैंने अभी कही हैं वो बिल्कुल बड़ी वजाहत से उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, अभिनंदन को उनकी जो रिहाई का मामला था, दो चीज़ें थी उसमें। एक तो ये था कि जनेवा कन्वेंशन के तहत भी छोड़ना था और दूसरा कि पाकिस्तान ये बताना चाहता था कि वो एक ज़िम्मेदार स्टेट है और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस बात को सराहा था। और अभिनंदन की जो रिहाई है उससे जो पाकिस्तान का मुकदमा है पूरी दुनिया में वो बड़ा मजबूत साबित हुआ था, लोगों ने उसको बिलीव किया था। और वो वक्त था जब इंडियन बहुत घबराए हुए थे, इंडियन परेशान थे और इस कदर परेशान थे कि जब पाकिस्तान ने वो भारत के 2 जहाज़ गिराए तो उस घबराहट में उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर कश्मीर में गिरा दिया, जिसमें उनके बहुत सारे फ़ौजी और भी सिविलियन बहुत सारे हलाक हो गए थे। तो उस वक्त हालत उनकी ये थी। तो इन हालात में ये कहना, अयाज सादिक साहब का ये बयानिया देना या अपोजिशन की तरफ से ये बात आनी कि बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा की टांगें काँप रही थीं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, और उसमें वो जो एक भारत को जो एज मीडिया ने जो उसको उठाया है, अगर अयाज सादिक ये बात ना करते तो फिर ये उनको एज हासिल ना होता। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो बात उन्होंने कही वो किसी इदारे के बारे में तो नहीं कही। एक सीधी सी बात है कि वो पाकिस्तान के हवाले से बात की। ये फ़ौज पाकिस्तान की है, अवाम पाकिस्तान के हैं, हम सब पाकिस्तान हैं। तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का उन्होंने सर नीचा करने की कोशिश की है। एक बड़ा सवाल है जो आज मैं, राना ताहिर साहब एक लीगल एडवाइज़र भी हैं, एक तरह से लीगल एडवाइज़र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने ये लॉ ग्रेजुएट हैं। ये इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं, तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग तकरीर करते हैं, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो कुछ भी हुआ, जो अयाज सादिक ने किया, जो ख्वाजा आसिफ कर रहा है, जो नवाज़ शरीफ कर रहा है, जो मरियम नवाज़ कर रही है, जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है, जो मौलाना फजलुर रहमान का भाई कर रहा है, जो यहाँ पर अवैस नूरानी ने किया, जो महमूद खान अचकज़ई ने किया, जो बिलावल भुट्टो कर रहा है, इस पर इमरान खान की हुकूमत लीगल एक्शन क्या लेती है? क्या ये बात सिर्फ गुफ्तगू तक रहेगी, ट्वीट्स पर रहेगी, तकरीरों तक रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान का आइन बड़ा स्पेसिफिकली ये बात बताता है, बड़ा क्लैरिफाई करता है
बिल्कुल इसमें कोई इबाहम नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तानी इदारों की सैंक्टिटी को, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं कि किन कवानीन के तहत आपने उनको ट्राई करना है। और इस मुल्क में हम अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा आपको वो मिसालें भी दे चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70s में जब उनकी हुकूमत थी तो नेशनल अवामी पार्टी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया था। उन्होंने उसको तस्लीम किया था कि बिल्कुल, और उन लोगों पर पाबंदी लगा दी गई थी, सियासत पे नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लग गई थी। ये तो फिर बाद में PNA की दरख्वास्त पर, उनकी डिमांड पर वो पाबंदी हटा दी गई और ये अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये सारे वो सियासतदान जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सियासत पर पाबंदी लगाई थी, उन्होंने सियासत करना शुरू कर दी। ये मामला ऐसे ही है जैसे हम बार बार ये चला चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को फ़ोन करके उनसे कहते हैं कि मुकदमे का फ़ैसला इस तरह करें। वो जजेस तो निकल जाते हैं सर्विसेज से इस इल्ज़ाम में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में। इनको किसी ने नहीं पकड़ा, ना कोई इन्हें पकड़ सकता है। तो ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं, मैं पाकिस्तान की फ़ौज नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान है। जो हमारे उन जवानों के बारे में बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में डिवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे आज कहा DGISPR ने कि रैंक एंड फाइल और लीडरशिप एक इकाई की मानद है, कोई उसमें दूरी नहीं डाल सकता, कोई उसमें किसी तरह की गलत फहमी नहीं डाल सकता। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, हमारी लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी? फ़रोग नसीम साहब क्या करेंगे? क्या कोई गद्दारी का मुकदमा, कोई रेफरेंस इन लोगों के ख़िलाफ़ होगा? ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, क्या सोशल मीडिया को इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो ऐसी बात ना करें जो झूठ पर मबनी हो, क्या कोई लेजिस्लेशन कुछ होगा? ये वो सवालात हैं ये जिन पर मैं राना ताहिर साहब से बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको, जो जनरल बाजवा की जो तकरीर थी, जो आज से तकरीबन 2 हफ्ता पहले उन्होंने की थी, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। पहले भी मैं सुनवा चुका हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जलसों में कहा जा रहा है लीडरशिप के बारे में और जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, उस पर उन्होंने ख़बरदार किया था। उन्होंने बताया था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी उनके पास। आइए ज़रा जनरल कमर जावेद बाजवा की वो गुफ्तगू सुनते हैं। The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity. And we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. ये हाइब्रिड वॉरफेयर का वो जिक्र कर रहे हैं जो इंसानों के दिमागों में, जहनों पे लड़ी जाती है, जो बेसिकली लोगों को अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ करने के लिए होती है। बड़ा खुल कर उन्होंने ये बात कही। और अभी ये अपोजिशन के जलसे शुरू नहीं हुए थे, अभी ये कैंपेन शुरू नहीं हुई थी, और उन्होंने बता दिया था कि आप अलर्ट रहें, अब ये जंग शुरू होने वाली है और दुश्मन इस तरीके से वार करेगा। बहुत सारी बातें आपने यूट्यूब पे सुन ली हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने जो बातें कही हैं, मरीम नवाज़ साहबा की बातें भी आप जानते हैं, सब कुछ आपके सामने है। मैं कुछ हिस्से, कुछ लीडर्स के सिलेक्टेड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि ये कैंपेन है क्या इसका पाकिस्तान के अवाम की गुर्बत से कोई ताल्लुक़ है? क्या इसका जो आदमी जो दिहाड़ीदार है उसको अगर गंदम के आटा महंगा हो गया, क्या इसका आटे से ताल्लुक़ है? क्या इसका शुगर से ताल्लुक़ है? क्या इसका बेरोज़गारी से ताल्लुक़ है? क्या वो जो हमारी बहनें अपने घरों में बैठी बैठी बूढ़ी होती जा रही हैं और उनके पेरेंट्स अपने गुर्बत की वजह से उनकी शादियां नहीं कर सकते, क्या इससे उनका ताल्लुक़ है? ये किसका एजेंडा हो सकता है? ये किसके बारे में बात हो रही है? आप ज़रा ख़ुद इसको ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान की, बहुत सारी उनकी गुफ्तगू हैं, लेकिन एक गुफ्तगू मैं आपको सुनाता हूँ। इस गुफ्तगू में
निशाना पाकिस्तान की फ़ौज है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना के रखा हुआ है। ये आपने उनकी बातें सुन ली। उनके भाई मौलाना अताउर रहमान, वो सेनेट में आज जो उन्होंने इज़हार ख्याल किया, अब उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूँ। दोनों भाइयों की बात आपने सुनी, एक पब्लिक जलसे में, एक सेनेट में। कोई गुर्बत का ज़िक्र नहीं, किसी गरीब आदमी की बेरोज़गारी का ज़िक्र नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर आम आदमी जिस चीज़ से गुज़रता है उसका ज़िक्र नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बैरूनी साजिशें हो रही हैं उसका कोई हवाला नहीं, जो पाकिस्तान दुश्मन जिस तरह से वार कर रहा है उस पर कोई बात नहीं, जो खाके नाजेबा खाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक पूरी जंग हो रही है, जिसको तुर्क सदर ने ये कहा है कि ये सलेबी जंगों की तरफ हम वापस जा रहे हैं, कुछ उसका ज़िक्र नहीं। निशाना किस दोनों भाइयों का जो ये क्रक्स दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ज़िक्र किया इन्होंने, लेकिन जो क्रक्स है गुफ्तगू का वो पाकिस्तान की फ़ौज। और अब तो अताउर रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि जो भारत के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो हम कर रहे हैं, यानी ये मोदी का बयानिया जो है, भारत का जो बयानिया है, अताउर रहमान साहब ये ऑप्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पाँव के निशानात इधर आ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो मोदी कह रहा है, जो रॉ कह रही है, जो अजीत डोवल कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ये एक कैंपेन जो भी इस वक्त चल रही है ये है। अब मैं आपको जनाब अवैस नूरानी साहब की वो गुफ्तगू जो उन्होंने कोयटा में की, ज़रा वो सुन लें। ये आप गुफ्तगू मौलाना गफूर हैदरी की कि जिसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो अपनी जान, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं अपनी जान ख़तरों में डाल के कई ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट करके इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करते हैं अथॉरिटीज़ को कि ये इंफॉर्मेशन है और ये वाक़यात हो सकते हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने आप का बचाव कर लें, कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली आप बना लें जिससे दुश्मनों के इस वार से जो आपको पता चल गया है कि वो हो रहा है उससे आप बच सकें। और क्या फरमा रहे हैं मौलाना गफूर हैदरी, मसनूई यानी वो जो धमाका था वो हम नहीं करवाया था, यानी वो पाकिस्तानियों ने ही करवाया था। और फिर पाकिस्तानियों में कौन करवा सकता है धमाका? सिविल। अब ज़ाहिर है MNA को MPA तो नहीं करवा सकता। तो आप समझ जाएं कि किसको वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। उनके जहनों में जो है, उनके दिलों में जो है वो उनकी ज़बानों से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको जो टारगेट है वो आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, और वो जो इन्फॉर्मेशन वो भलाई के लिए दे रहे हैं, जो अच्छाई के लिए दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को वो कह रहे हैं कि ये मसनूई धमाके। मैं यहाँ पर एक ज़िक्र कर देता हूँ थोड़ा सा। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ये बताया गया कि आप लियाकत बाग में ना जाएं, अगर आप जाएंगी तो वहाँ पर खुदा न खास्ता को वाक़या हो सकता है। उस दिन भी जो चीफ थे इंटेलिजेंस के वो उनसे मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी यही बात कही, नहीं जी ये तो हमें जलसों से रोकने के लिए किया जा रहा है, और वहाँ पर वो चले गए। और आज तक इस बात की तहकीक नहीं हुई कि वो जो धमाके में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो सर निकाला था वो किसने निकलवाया था। लेकिन बहरहाल वो अल्लाह को प्यारी हुई उस वाक़े के नतीजे में, और उन्होंने इंटेलिजेंस को नहीं माना और इल्ज़ाम ये दे दिया गया कि जनाब ये सब कुछ पाकिस्तान की फ़ौज ने किया। मैं इससे भी पीछे आपको ले जाता हूँ। ज़ियाउल हक साहब दूसरा फ्रीक है ना, फ़ौज के चीफ थे। जब वो बहावलपुर में उनका जब वाक़या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो उनको भी ये एडवाइस दी गई थी। उनको इंटेलिजेंस ने कहा था कि आप बहावलपुर मत जाएं, बार बार उनसे कहा था कि आप बहावलपुर मत जाएं। लेकिन अमेरिकन सफ़ीर और बल्कि वो वहाँ पर कुछ जो लोग हैं, वो कहता जनरल महमूद दुरानी साहब ने उनको इतना मजबूर किया कि वो गए, और वो फिर ISI के सरबराह को भी साथ ले गए। और उसके बाद जो वाक़या हुआ उसमें मिलिट्री लीडरशिप जो हमारी क्रीम थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI और बहुत सारे जनरल, वो सारे के सारे उसमें शहीद हुए, अल्लाह को प्यारे हुए। तो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसका मकसद ये होता है कि आप इससे अपने आप को बचाव कर लें, और जिसने भी उस रिपोर्ट को नहीं तस्लीम किया या उसके ख़िलाफ़ उसने काम किया तो उसमें इस बात का अंदेशा रहा कि नुकसान होगा। मैंने आपको ये दो मिसालें पेश की हैं, दोनों पॉलिटिकल डिवाइड के, एक इस तरफ और एक इस तरफ हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को दोनों ने नज़रअंदाज किया और उसके बाद देखें नतीजा क्या हुआ। खैर ये बीच में एक ज़िमनन ये बात आ गई थी। अब मैं आपको सुनवाता हूँ महमूद खान अचकज़ई बहुत बड़े सुर्खेल हैं, वो किस तरह जो पाकिस्तान के जो हमारा फैब्रिक है, जो हमारी सोसाइटी की जो कौमी ज़बान है हमारी, वो उसको किस तरह से हमला कर रहे हैं, उस पर सुनिएगा। अब आप ये देखें, मैं बहुत कुछ है इनकी गुफ्तगू का, लेकिन मैं आपको वो इसलिए नहीं सुनवा रहा कि मेरा वो
दिल नहीं चाहता कि मैं आपको सुनाऊँ। अब मैं आपको वो जो सारी जिसका जिक्र किया मैंने कंट्रोवर्सी का, और आज जो मुलाकात भी हुई, और उसके बाद अब गवर्नमेंट को क्या करना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए। उन्हें इस चैलेंज पर इस वक्त अपनी लीडरशिप सलाहियतों का पूरा भरपूर उसका इजहार करना होगा। ही शुड कम आउट। उनके पास चॉइस नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पर अगर हमला हुआ है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के अंदर से हुआ है। जो कानून कहता है, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, उनको एक्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्ट नहीं करेंगे तो बड़े सवाल उठेंगे इससे। मेरा अपना ज़हन ये है कि उससे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है, सिर्फ फौज उनकी तरफ नहीं देख रही, हर पाकिस्तानी उनकी तरफ देख रहा है कि अब वो क्या करते हैं। ये जो गुफ्तगू हुई है, मैं आपको ये गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो अयाज सादिक साहब ने जो रात जो गुफ्तगू की, जिसकी बुनियाद पर आज भारतीय मीडिया चीख चीख कर उसने वो बातें की हैं पाकिस्तान के बारे में, हमारे आर्मी के सरबराह के बारे में, वज़ीर आज़म के बारे में, पाकिस्तानी कौम के बारे में, इस मुल्क के हवाले से, हमारी हिम्मत के हवाले से, हमारी अपने आप को डिफेंड करने के रिजॉल्व के हवाले से जो गुफ्तगू की है। आइए ज़रा अयाज सादिक साहब की कल की जो कौमी असम्बली में जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, ज़रा वो सुन लें। इस हुकूमत ने दी, और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया जी। कादर पटेल साहब, ये कल उन्होंने गुफ्तगू की जिसने आज हर पाकिस्तानी का सर झुका दिया। दिलों को इतनी तकलीफ़ हुई, इस कदर तकलीफ़ हुई, DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, भारतीय मीडिया ने जो हमारा मजाक उड़ाया। लेकिन ये खुशनुदी हासिल करनी थी नवाज़ शरीफ की, मरीम नवाज़ की। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान, मैं मरीम नवाज़ का आपको इतनी वो एक जहर आलूद गुफ्तगू है, मैं आपको नहीं सुनवाना चाहता। मैं नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उनकी बातें सुनवाऊँ, इस काबिल ही नहीं है कि उनकी बातें मैं सुनवाऊँ। और नवाज़ शरीफ साहब तो वैसे ही, ये इन्होंने, अगरचे मैं ये कहूँगा कि इन्होंने भी मुँह काला किया अयाज सादिक ने, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ उसको साबित करने के लिए ये दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था। माफ़ी चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का मामला है, मैं रियायत नहीं कर सकता, मैं अपने अल्फाज पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो। अब आ जाते हैं आज की जो वजाहत है। अब ज़रा ये सुन लें, ये जो बातें की अयाज सादिक ने, पूरे भारतीय मीडिया ने जो कुछ किया, कुछ इलाके में लोगों ने शर्मिंदा किया होगा, और कोई बात हुई होगी, या पता नहीं अब मज़ीद और उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में, क्योंकि इदारों के तो ख़िलाफ़ हैं। आज जो उन्होंने वजाहत देने की कोशिश की, ज़रा वो भी सुन लीजिए। कहते हैं कि मरोड़ तरोड़ के मेरा बयान पेश किया। अब इसमें टांगें कांप रही हैं, सरों पे माथे पे पसीना है, और वो किसी को कह रहे हैं, भेज रहे हैं, डर रहे हैं, खुदा के लिए इसको क्या किसी ने मोड़ना तरोड़ना था। लेकिन सुन लें कि वो क्या आज क्या फरमा रहे हैं। इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविज़न और जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई, तो जो सिविल लीडरशिप थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, चूंकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे। किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया, चूंकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ लाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था, और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की, आप जरा सा इंतजार कर लेते, मगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया। मगर वीकनेस सिविल लीडरशिप की इसमें नजर आई, जो कि फैसला इमरान खान साहब ने किया।
मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं आपने ये बात सुनी, अब इमरान खान साहब आए भी नहीं, लेकिन अयाज सादक को पता है कि उनके माथे पर पसीना आ गया और वो ये कह रहे हैं पता नहीं वो किससे डिक्टेशन ले रहे थे, और रात वो फरमा रहे थे कि आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। ख्वाजा आसफ़ ने भी इसी तरह की बातें की हैं, एहसन इकबाल भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। इनका सब का निशाना पाकिस्तान की फ़ौज है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ, वापस आता हूँ तो आपसे बात करेंगे कि इस सारी जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, आपका कोई मसला इसमें है? कोई गरीब का मसला है? कोई आटे, चीनी, दाल की कीमत का कोई ज़िक्र है? किसी की मुलाजमत का ज़िक्र है? ये क्या है? ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम है। कौन इस मुहिम को चला रहा है? क्यों चलाना चाहते हैं? वजह क्या है? छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सीधा मैं राना ताहिर साहब की तरफ चलता हूँ। राना साहब, ये आपने भी वीडियोस देखी, मैंने आपको दिखाई हैं। कोई इसमें किसी गरीब आदमी का जिक्र नहीं है, कोई इसमें सवाए इस बात के कि बैशिंग जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की है, पाकिस्तान की जो फ़ौज के जो लीडरशिप है उसकी है, और जो रैंक एंड फाइल है उनको अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं वो गुफ्तगू सुनवाना नहीं चाहता जिसमें ये बार बार कहते हैं कि हम तो सल्यूट करते हैं। अभी मैंने मोहम्मद ज़ुबैर की आपको गुफ्तगू नहीं सुनवाई, छोड़ें उसको, वो मैंने इसीलिए नहीं सुनवाई कि एक इंतहाई, आप यकीन करें, वो एक ऐसी यानी घटिया गुफ्तगू है, मैं ये कहता हूँ, जिसमें पाकिस्तान के उस इदारे के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल वो कर रहे हैं जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को जिसने बचाया हुआ है। ये जो हम रात को नींद सोते हैं ना सुकून की अपने घरों में, इसकी वजह वो हमारे फ़ौजी हैं, वो हमारी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स पर हमारी हिफाजत करती हैं, वो हमारे शाहीन हैं जो हमारी फ़ज़ाओं को महफूज करते हैं, और वो हमारी नेवी है जो हमारे समंदरों को महफूज करती है कि दुश्मन यहाँ पर हमलावर ना हो सके। ये सारी जो गुफ्तगू थी जो मैंने आपको सुनवाई, ये उनके बारे में थी। भारत शायद इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करता जो मैंने नफ़रत इन लोगों की आंखों में देखी है। राना साहब, ये समी साहब देखें, ये सारा कुछ जो आपने दिखाया, इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश है, और इसे कतई तौर पर किसी सियासी मसलहत की नज़र नहीं होना चाहिए। ये बागड़ बिल्ला जो है ना, वो थैले से बाहर आ चुका है। अब ये पाकिस्तान के दुश्मन, ये अपोजिशन जो है, ये इमरान खान की अपोजिशन नहीं है, ये हुकूमत वक्त की अपोजिशन नहीं है, ये हिज़्ब इख्तलाफ नहीं है, ये रियासतान के दुश्मन है, ये वतन के दुश्मन है, ये फ़ौज के दुश्मन है। समी साहब, इस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि ये जितने लोगों की आपने गुफ्तगू सुनवाई है, ये सारे PDM में हैं, और इनका एजेंडा क्या है? ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क में बेयकीनी फैलाना चाहते हैं। ये आज जो मौलाना अताउर रहमान ने गुफ्तगू की है, कल मैंने कहा था कि याद सादक ऐसे बोल रहा था जैसे वो लोकसभा में BJP का कोई मेंबर बात कर रहा हो, और आज जो मौलाना अताउर रहमान बात कर रहे थे वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक गुफ्तगू थी जो मौलाना अताउर रहमान ने की। यानी ये शर्मनाक गुफ्तगू में एक दूसरे से ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए, पता नहीं इंडिया की खुशनुदी के लिए ये किस हद तक जाएंगे। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है राना साहब कि ये जो गुफ्तगू किए जा रहे हैं कि कोई इनको नुकेल नहीं डाल रहा, यही मैं उसी तरफ, कोई इनको कोई कानूनी तौर पर, जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि आप अपने इदारों पर अगर कोई तनकीद करेगा, उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने के लिए, कौम पर से उनका एतमाद उठाने के लिए अगर कोई ऐसी बात करेगा, तो आइन बड़ा क्लियरली लिखता है। ये तो समी साहब रियासत के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और आइन, ये देखिए आइन का आर्टिकल 6 क्या है, ये आइन को सबताज नहीं कर रहे मौलाना अताउर रहमान, याद सादक और महमूद अचकज़ई। और क्या है, उर्दू आपकी कौमी ज़ुबान है, उसके खिलाफ खुले जलसे में बात हो रही है, बलूचिस्तान को आज़ाद करने की बात हो रही है। नवाज शरीफ कारगिल की बात कर रहा है जलसे में, उसका पाकिस्तान के अवाम की बेरोजगारी से क्या ताल्लुक है? समी साहब, पाकिस्तान दुश्मनी, फ़ौज दुश्मनी। अब आपने बात की इनके खिलाफ एक्शन किया, अब यह ज़िम्मेदारी है वफाकी काबीना की, यह ज़िम्मेदारी है वज़ीर आज़म इमरान खान की कि वो फौरी तौर पर काबीना का एक स्पेशल इजलास बुलाएं। इसमें बिल्कुल एक जुर्रतमंदाना फ़ैसले की ज़रूरत है कि जो लोग भी इस घिनौनी साजिश में मुलव्वस हैं समी साहब, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की जाए और एक ख़ुसूसी अदालत कायम करके उसमें इनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा दायर किया जाए, ताकि ये लोग जो हैं, इनको जो इन्होंने हरकत की है
उसके कानून के मुताबिक सज़ा दी जा सके। ये नहीं कौमें, कोई कौम जो है अपने वतन से गद्दारी करने वालों को माफ़ नहीं करती, ये कोई मुखालफत नहीं है। और ये जो बार बार वज़ीरों के बयानात आ रहे हैं, आज मैं देख रहा था शौकत यूसुफजई साहब कह रहे थे कि जी अपोजिशन से अपील करते हैं कि वो जलसा ना करे पेशावर में। ये वक्त ऐसा नहीं है कि अपीलें करें, आप कहें कि जलसा नहीं होगा, आप हुकूमत एक्शन ले, हुकूमत के पास अथॉरिटी है, इख्तियार है। हुकूमत कहे कि हम मुल्क में ये बदअमनी और इस तरीके की गुफ्तगू इदारों के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान, ये तो समी साहब पाकिस्तान को यानी पूरी तरह जो दिल्ली में बैठकर मोदी और उसके वज़ीर गुफ्तगू करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में करना शुरू कर दिया और फिर ये पार्लियामेंट के तकद्दस की बात करते हैं। तो राना साहब, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त काबीना ने या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्ट नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ी कोताही होगी। और एक यानी लोग ये कहने में हक बजानिब होंगे कि आप इस हवाले से क्यों खामोश हैं। उन लोगों के साथ कोई नरमी, कोई रियायत जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर इस तरह से हमलावर हो रहे हैं, वो तो फौरी तौर पर बजाय इसके कि ये खबरें आएँ कि जी बलूचिस्तान का पैकेज अनाउंस होगा, वो अपनी जगह पर अनाउंस हो। सबसे पहले तो वो लोग जो बिल्कुल एक दीमक की तरह और कोरोना वायरस की तरह ये चलती, ये देखें ना, वैसे तो वो वायरस नज़र नहीं आती, लेकिन ये मैंने आपको जो कोरोना के बड़े बड़े टिड्डे जिनका मैंने आपको शॉर्ट सुनवाए हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, अभी मैंने बिलावल भुट्टो की आपको बात नहीं सुनवाई, मरीम नवाज़ की बात नहीं सुनवाई मैंने आपको, जो वो जहर उगल रहे हैं। अगर आप इनको नहीं कानून के मुताबिक डील करते, अगर पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकाल कर पाकिस्तान की रियासत का सर नीचा करने की कोशिश करने वाले खुलेआम फिर रहे हैं, तो फिर ये मुल्क, इसका मुस्तकबिल, ये आगे तो ये नहीं बचेगा और लोग सवाल करेंगे, हुक्मरानों से पूछेंगे राना साहब। मुतहम्मल नहीं हो सकता ये चीज़ें जो है ना। देखें, इस हवाले से फौरी ज़रूरत किस बात की है कि इनका सारा कच्चा चट्ठा इकट्ठा किया जाए, जिसमें मेमोगेट, डान लीक्स और फिर ये सारी गुफ्तगू जलसों में नवाज शरीफ की तकरीरें, ये सारा क्या है? ये एक बड़ा मजबूत केस है वतन से गद्दारी का, जो वली खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मंजूरी दी और कभी उसके खिलाफ अपील दायर नहीं हुई अभी तक। वो वैलिड डिसीजन है, लेकिन ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं सारे। ये देखें, ये जो है, आप देखें क़याम पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, बदकिस्मती से वो आज भी इस मुल्क को तस्लीम नहीं कर रहे। हमी साहब, आप देखें कि जब तो इनकी हुकूमत बन जाए, KPK में 5 साल तक ये परवेज़ मुशर्रफ के अंडर सूबा सरहद की हुकूमत करते रहे, उस वक़्त फ़ौज ठीक है। जब इनको इक़्तिदार में हिस्सा ना मिल रहा हो, जब मौलाना साहब खुद इलेक्शन हार जाए, तो इस तरीके से देखें किस कदर समी साहब, मैं यहाँ पर आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। ये कोई इसलिए नहीं है कि वो इलेक्शन हारे हैं, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पाकिस्तान का। हम अपने रियलिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि हमने चाइनीज़ लॉबी में जाना है, CPEC लेके आना है। अमेरिका और उसके हवारी वो बिल्कुल इसके पीछे हैं, सऊदी अरब, UAE इसके पीछे है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलकर ये अलायंस बनवाया, और उसके साथ जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया, शहबाज शरीफ ने, नवाज़ शरीफ ने कहा कि आपने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया, क्योंकि OIC के अंदर सऊदी अरब ने पूरी जो हमारी मिल्लत इस्लामिया है उसकी लीडरशिप को जंग लगा के रखा हुआ है। उसको वो लीड करता है अपने एसेट्स की वजह से, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से। और अगर इमरान खान ने तैयब एर्दोगान और डॉक्टर महातीर के साथ मिलकर खड़ा होने की कोशिश की तो उसकी सज़ा ये मिल रही है। तो ये जो लोग हैं, ये कोई इसलिए नहीं कि इनको इलेक्शन में ये हार गए हैं। ये आपको पता है कि अब CPEC अब बिल्कुल अपने वो उस नए अगले मराहल में जा रहा है और एक फ़ैसला कुन दौर आ रहा है। तो उसमें पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, ताकि यहाँ पर CPEC पर काम ना हो, ताकि हम फिर दोबारा अमेरिका की गोद में चले जाएं, फिर दोबारा, ये सारी वो साजिश है। मैं नहीं मानता इस बात को कि ये इलेक्शन में हारे हैं तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। समी साहब, ये इस्तेमाल हो रहे हैं ना उसके लिए। नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये खुद उसका हिस्सा है भाई। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कहने दें, मैं ये बिल्कुल ये बात कहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने जाना होता है इंडिया, वहाँ पर देवबंद में इन्होंने लेना होता है रेड कारपेट, इस्तकबाल करवाना होता है अपना वहाँ पर। और जो ये खुद भी, इनके वालिद भी ये कहते थे कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शुक्र है मैं शरीक नहीं हुआ। ये 30 साल तक रहे, कश्मीर कमेटियों के सरबराह रहे, कभी कुछ रहे, हुकूमत में रहे, पार्लियामेंट में रहे,
और क्या प्रोग्रेस हुई कश्मीर पर? मौलाना फजलुर रहमान दबा के बैठ रहे फाइलें, जुल्म होता रहा, खामोश रहे। क्यों? ये भारत को खुश करना चाहते थे और ये इन्होंने खुश किया भारत को, पहले कश्मीर के मसले को सर्द खाने में डालकर और उसके बाद अब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो और उनके भाई। तो मुझे तो कोई अभाम नहीं है। अब हम यही समी साहब यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब किसी किस्म का अभाम नहीं रह गया। अब ज़रूरत इस वक्त की है कि कानून हरकत में आए। यहाँ पर रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है। कानून हरकत पे आए और थोड़ी तफसील राना साहब दे चुके हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो बिल्कुल ये बात कानूनी तौर पर क्या हो सकता है ये बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, अभिनंदन के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है, जिस तरीके से मामलात को पेश किया, आज DGISPR ने उसका बड़ा करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि रैंक एंड फाइल और लीडरशिप में कोई फ़र्क नहीं डाल सकता, ये एक इकाई की मानद है। और हमने पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के साथ जो हमने सलूक किया और भारत किस कदर बुखलाया हुआ था जब उसके 2 जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए थे, तो वो अपने ही हेलीकॉप्टर को उन्होंने मार गिराया जिसमें उन्होंने अपने ही फ़ौजी मार दिए। ये बुखलाहट थी। तो इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये जो गुफ्तगू है याद सादक की या किसी और की, जिसमें ये कहा गया, ये जो बातें की गई कि सर पैर काँप रहा था और माथे पर पसीना था और पता नहीं किसके कहने पर, सब ये लग़्व है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई इसकी हैसियत नहीं है। और जो आज भारतीय मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया याद सादक की स्टेटमेंट की बुनियाद पर, बात ये हो रही है, यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि जो सारी अपोजिशन की कैंपेन है, मैंने आपको बहुत सारी बातें सुनवाई, कोई उसमें किसी गरीब आदमी का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, सिर्फ निशाना पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज की लीडरशिप है। क्योंकि वो जो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है उसको ये जो बैरूनी ताकतें ये रोकना चाहती हैं और उनके जो यहाँ के साथी हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो उनके मफादात को लेकर चलने वाले हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनको रोकना कैसे है? काबीना आर्टिकल 6 के तहत मंजूरी दे, प्राइम मिनिस्टर इसमें इनिशिएटिव लें, स्पेशल एक अदालत बनाई जाए, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी की क़यादत जो उस वक्त जो बातें कर रही थी और उन्होंने गवर्नर रूल भी लगाया था बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर वो बलूचिस्तान असम्बली एक अलहदगी की करारदाद पास करने वाली थी। और ये जिस अंदाज़ में बातें इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान के इदारों पर जो हमले हैं, बहुत ये ज़रूरी है कि इमरान खान इस मामले में एक्शन लें। और ये जो गुफ्तगू आ रही है ना वज़ीर ख़ारजा की, मैं अभी गुफ्तगू देख रहा था कि जी वो मुआशरे को तकसीम करने की अभी गुंजाइश नहीं है। अगर आप उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इदारों पर हमलावर हैं उनको इसलिए नहीं पकड़ेंगे कि मुआशरे को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है और उनको आप मुआशरे का हिस्सा समझेंगे, तो फिर राना साहब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। समी साहब देखें, जब मुल्क की सलामती का मसला हो तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई मसलहत आड़े नहीं आनी चाहिए, वज़ीरों को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वज़ीर क्यों माजरत खाना रवैया, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक और घिनौनी साजिश कोई हो सकती है? पहले लोग साजिशें तो लोग छुप कर करते, ये तो खुलेआम उस साजिश पर अमल कर रहे हैं। ये उस साजिश के तहत किस तरीके से जलसों में अब तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, वो देखें मौलाना अताउर रहमान ने क्या कहा कि वहाँ जो कुछ होता है उसके पाँव के निशानात, यानी इन्हें ज़रा बराबर शर्म नहीं आई इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के कौमी इदारों, पाकिस्तान की ममलिकत के हवाले से, जिसके ये ख़ुद भी फेडरल मिनिस्टर भी रहे। समी साहब, अब इस किस्म की बात नहीं चलेगी कि जी ये अच्छा जी ये है, ये अपोजिशन नहीं है, ये रियासत की अपोजिशन है, ये मोदी के यार हैं। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके एक केस बनाना पड़ेगा इन लोगों के ख़िलाफ़, इन लोगों को आपको रोकना होगा समी साहब, वरना रोज़ ये आए दिन एक नया जहर उगला जाता है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है कि जिस तरीके से ये गुफ्तगू हो रही है। देखें, मैं तो राना साहब ने आज जो जिस तरीके से जो गुफ्तगू की है उससे बहुत से होंगे वो समझ जाना चाहिए कि देखें उन्होंने बड़े नपे तुले अल्फाज में बता। समी साहब, आज तक इंडिया को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसके जहाज़ गिराए थे उसके बाद वो थोड़ी बहुत भी कोई ऐसी दोबारा हरकत करता, लेकिन ये याद सादक और मौलाना अताउर रहमान जैसे लोग जो हैं और अचकज़ई जैसे लोग, ये उनको कैसा मौका फराहम कर रहे हैं, ये मोदी को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ फराहम कर रहे हैं इंडिया में। ये तो पूरा का पूरा एक बड़ा मंसूबा है
जिसके खिलाफ पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अब मैं आपको जो मैं समझाऊँ राना साहब, मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी ये कर रहे हैं और रैंक एंड फाइल और लीडरशिप में कोई किसी तरह भी रुकावट वो यानी डिवाइड उसको नहीं कर सकता और सब फ़ौज एक इकाई की मानद है और एक है। उन्होंने बाल वफाकी हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया। DGISPR ने कोई सवाल नहीं लिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान की फ़ौज ने, क्योंकि इस वक्त मुल्क में सियासी हुकूमत है, मेरा ये ख़्याल है, मैं ये समझता हूँ जो ये सारी सूरत हाल है कि उन्होंने मुकदमा इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की कोर्ट में फेंक दिया कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारों पर अगर हमला होता है तो बगावत का केस बनाना वफाकी काबीना की ज़िम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है। और अगर वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करती और ये सिर्फ जो वज़ीरों की चूँ चूँ चाँ पाँ इसी को समझती है कि यही रिस्पॉन्स है, तो मेरा ख्याल है राना साहब ये सही ट्रैक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आप तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। आप इन लोगों को इस बात की इजाज़त दे रहे हैं, खुली छुट्टी दे रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ये कल फिर जो मर्जी करें। इस मामले में एक रूथलेस एक्शन की ज़रूरत है। इस मामले में इनको डालें उन जेलों में जहाँ पर ना इनको गद्दे मिलें, ना इनको कुर्सियाँ मिलें और खाना भी ये जेल का खाएं, और आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्राई करके इनको नानी इनकी याद आ जाए। ये जेलों में कहाँ रहे हैं, ये तो रेस्ट हाउसेज में रहे राना साहब। इनको सारी सहूलियात, और जब ये गद्दारी के इल्ज़ाम में जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि अदालतें भी पाकिस्तान की हैं, वो भी उसी हवाले से सोचेंगी कि ये जो गद्दार मिल्लत हैं, जो गद्दार वतन हैं, इनके साथ ये जो हम सहूलियात इनको देने का ऑर्डर करते हैं उसके बारे में वो ज़रा सोचेंगे राना साहब। समी साहब आप देखें, मैं आपको बताऊं, सीधा साधा केस है, कोई इसमें ना लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये सारे शहादतें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद है इनकी गुफ्तगू। तो वीडियो की स्पीचेस हैं तो फिर फैटफ के बारे में जब लेजिस्लेशन हो रही थी उस हवाले से कवानीन बनाने के लिए, उस वक़्त जिस किस्म का घटिया रोल अपोजिशन ने अपनाया, वो किरदार भी कौम के सामने। इनका एजेंडा क्या है, ये चाहते थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये इस एजेंडे पर मोदी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समी साहब अब वक्त जो है ना ज़्यादा इन ऐसे लोगों को खुला छोड़ने का नहीं है। आपने सही कहा, वज़ीर आज़म साहब कौम से ख़िताब करें, कौम को बताएं कि ये है हालात, इन हालात में मैं ये एक्शन लेने जा रहा हूँ। और कौम को अपने वज़ीर आज़म पर भी एतमाद है। आज भी बिलाशुबा इमरान खान कौम के मकबूल लीडर हैं और वो जो एक्शन पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ लेंगे उसे पूरी कौमी तईद हासिल होगी। तो इसमें इन नाम नहाद जो मसलहत के अलम बरदार वज़ीर हैं इनके, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए इमरान खान को। और जो कोई आप मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कौमी सलामती पर समझौता करता है? कोई कौमी सलामती पर समझौता हो ही नहीं सकता समी साहब। तो जो कौमी सलामती का दुश्मन है उसके साथ किस किस्म की रियायत की जाए? ये गुफ्तगू करने वाले जो हैं इनको आप कहें कि ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? बिल्कुल दोस्त नहीं। आपने बिल्कुल सही बात कही राना साहब। वज़ीर आज़म साहब को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वफाकी काबीना में ये मसला रखना चाहिए। गद्दारी के इल्ज़ाम में इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जाना चाहिए, स्पेशल कोर्ट का क़याम होना चाहिए, और सबसे बढ़कर वज़ीर आज़म इमरान खान को कौम से ख़िताब करना चाहिए, कौम को अपने एतमाद में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये सब क्या है। कराची की जो तहकीकात हुई हैं उससे भी आगाह करें कि किस तरह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारों को, एजेंसीज़ को बदनाम करने की कोशिश की गई। अगर डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया गया तो रियासत के ये दुश्मन आने वाले वक्तों में ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे डेफिनेटली, जिसमें दुश्मन को बाहर से शायद पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एतमाद उठ जाए इदारों पर से आवाम का, तो फिर एक ऐसी डिवाइड होती है जो रियासतों को, बड़ी बड़ी रियासतों को बर्बाद कर देती है। अहम चैलेंज, एक अहम टाइम है। इमरान खान साहब अपनी लीडरशिप दिखाएं और इस पे भरपूर एक्शन करें। वो जो लोग इस मामले पर आके आपको ये कहते हैं कि आप मसालियत इख्तियार करें और आप एक्सपीडियंसी से काम लें, वो ना पाकिस्तान के दोस्त हैं ना वो आपके दोस्त हैं। उनसे बचें और ये एक लाइन लगा दें कि जो ये आपको करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कौम भी माफ़ नहीं करेगी और आपको बहुत सारे और लोग भी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ होंगे
और फिर सोमवार इंशाल्लाह मज़ीद तज्ज़ियों और तबसरों के साथ। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।